नमस्ते दोस्तों। सोचिए ज़रा, अगर आपको ज़मीन पर चलना भी मौत से खेलने जैसा लगे तो आज मैं लेकर आया हूँ द लैंड ऑफ माइंस फिल्म की कहानी, जहाँ जर्मन कैदियों को मजबूर किया जाता है अपने हाथों से ज़मीन में दबाई गई 20 लाख से भी ज़्यादा बारूदी सुरंगें हटाने के लिए। ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। कहानी शुरू होती है डेनमार्क से, मई 1945 में। 5 साल की गुलामी के बाद डेनमार्क अब जर्मन से आज़ाद हो गया है। मुख्य किरदार सर्जेंट रासमुसेन सड़क पर चलते जर्मन कैदियों को देखता है। कैदियों की इतनी लंबी कतार होती है कि उसका कोई अंत नहीं दिखता। एक कैदी के पास डेनिश झंडा देखकर रासमुसेन उसे बेरहमी से पीटता है। जो उसे रोकने की कोशिश करता है, उसके चेहरे पर भी घूंसे मारता है। फिर वह कैदियों को धक्का और लात मारकर आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। इसके बाद सर्जेंट एक सुनसान समुद्र तट पर पहुंचता है। वहां टैंक रोकने के लिए लोहे की रुकावटें और चारों ओर कंटीले तार लगे होते हैं। पूरी जमीन बारूदी सुरंगों से भरी होती है। सर्जेंट उन जगहों को काले झंडों से निशान लगाता है जहां आगे काम करना है। अगले दृश्य में जवान जर्मन कैदियों को एक ट्रक में लाया जाता है। उन्हें कप्तान जेनसेन, जो सैन्य इंजीनियरों का कमांडर है, उसके हवाले कर दिया जाता है। कैदियों का काम था पश्चिमी तट पर जर्मन सेना द्वारा लगाई गई लैंड माइंस को हटाना। जर्मनों को शक था कि सहयोगी सेना यहां से हमला करेगी, इसलिए उन्होंने इस पूरे इलाके में 20 लाख से ज़्यादा लैंड माइंस बिछा दी थी। कप्तान साफ कहता है कि यहाँ के लोग कल के दुश्मन नाजियों पर कोई दया नहीं करेंगे। ब्रीफिंग के बाद वह कैदियों को बारूदी सुरंगें हटाने की ट्रेनिंग देता है। अगर कोई गलती करता है तो वह उसे डंडे से मारता है। अब असली अभ्यास शुरू होता है। पहला कैदी एक असली माइन उठाता है, बंकर में जाता है और धीरे धीरे उसका फ्यूज निकाल देता है। फिर बाकी कैदी भी बारी बारी से यही करते हैं, लेकिन एक कैदी के हाथ बहुत कांप रहे होते हैं। कप्तान उसे रोकने को कहता है, पर कैदी जिद करता है कि वह कर लेगा और आखिरकार माइन को सुरक्षित निकाल लाता है। अगला कैदी इतना भाग्यशाली नहीं होता। वह जैसे ही फ्यूज घुमाने की कोशिश करता है, माइन फट जाती है। ट्रेनिंग के बाद जर्मन कैदियों को समुद्र तट पर भेजा जाता है, जहां उनकी मुलाकात सर्जेंट से होती है। सर्जेंट सबको लाइन में खड़ा करता है, उनके नाम पूछता है और बात समझाने के लिए कई बार मारपीट भी करता है। फिर वह उन्हें बीच पर एक जगह दिखाता है जहां काली झंडियों और रास्तों से घेरा बना होता है। उन्हें बताता है कि इस इलाके में 45,000 लैंड माइंस दबाई गई हैं और इन्हें वही निकालनी होंगी। इसके बाद कप्तान कहता है कि काम पूरा होने के बाद उन्हें घर भेज दिया जाएगा। अगर वे 1 घंटे में 6 माइन निकालें तो पूरा काम 3 महीने में खत्म हो सकता है। जर्मन कैदी काम शुरू कर देते हैं। वे पेट के बल लेटकर पतली छड़ियों से रेत को टटोलते हैं ताकि दबे हुए बम का पता चल सके। एक सैनिक शुमान सबसे पहले एक माइन ढूंढ लेता है। वह सावधानी से रेत खोदता है, ढक्कन खोलता है और माइन को सुरक्षित कर देता है। उसके बाद बाकी कैदी भी बम निकालना शुरू कर देते हैं। दिन भर काम करने के बाद वे घास भरकर तकिया और गद्दे बनाते हैं ताकि आराम कर सकें। रात को बैरक में वे अपने अपने भविष्य के सपनों पर बातें करते हैं, लेकिन सबके मन में उम्मीद नहीं होती। कभी कभी झगड़े की नौबत आती है, जिसे शुमान अपने दबदबे से रोक देता है। आराम के समय कैदी पास के फार्म की एक छोटी बच्ची को देखते हैं। उनमें से एक उसके पास जाता है, पहले बात करने और खाने के लिए कुछ मांगने के इरादे से, लेकिन तभी उसकी माँ उसे घर बुला लेती है। सैनिक मौका देखकर रोटी का एक टुकड़ा चुरा लेता है और उसे अपने जुड़वां भाई के साथ बांटकर खा लेता है। शाम को सर्जेंट लाइट्स आउट का आदेश देता है और सैनिकों के घर का दरवाज़ा बाहर से बंद कर देता है। अगले दिन वही खतरनाक काम फिर से शुरू होता है। इसी बीच कैदी शिकायत करते हैं कि उन्हें ठीक से खाना नहीं दिया जा रहा। शुमान हिम्मत करके सर्जेंट से पूछता है, लेकिन सर्जेंट को उनकी बिल्कुल परवाह नहीं होती। इस हालात से तंग आकर एक कैदी हेलमुट रात को छावनी से चोरी छिपे निकल जाता है खाना ढूंढने के लिए। भूख से एक जुड़वां भाई बहुत कमज़ोर हो जाता है। वह आराम करने की इजाज़त मांगता है, लेकिन सर्जेंट उसे फिर से काम पर भेज देता है। काम करते करते शुमान को रेत में दबा एक लकड़ी का बक्सा मिलता है। अंदर बहुत सारा प्लास्टिक विस्फोटक होता है, जिसे भी सुरक्षित करना पड़ता है। इसी दौरान एक कैदी अचानक गड्ढे में उल्टी करने लगता है, शायद भूख या तनाव की वजह से। शुमान उसकी मदद के लिए पास जाता है, लेकिन तभी जोरदार धमाका होता है और उसके दोनों हाथ उड़ जाते हैं। शुमान उसे उठाकर मदद करने की कोशिश करता है, जबकि बाकी कैदी बस खड़े देखते रहते हैं। कुछ देर बाद
दो और कैदी शुमान का साथ देकर घायल कैदी को छावनी तक ले जाते हैं। सर्जेंट चीखें सुनकर बाहर आता है और घायल को इंजेक्शन लगाता है। फिर डॉक्टर उसे इलाज के लिए ले जाते हैं। बाद में सर्जेंट देखता है कि बैरक में कई कैदी खाने की वजह से बीमार पड़े हैं। हेलमुट मान लेता है कि उसने पास की फार्म से पशुओं का चारा चुराकर खा लिया था, जिससे सबकी तबीयत बिगड़ गई। सर्जेंट और शुमान यह सच पता करने के लिए फार्म पर जाते हैं। पता चलता है कि जो अनाज चुराया गया था उसमें चूहे की गंदगी मिली हुई थी। पेट साफ करने के लिए सर्जेंट ने कैदियों को समुद्री पानी पिलाया, जिससे सबको उल्टियां हो गईं। इसके बाद उसने उन्हें नली से धोया ताकि सफाई हो सके। काम से पहले शुमान सर्जेंट को अपना बनाया हुआ लकड़ी का ढांचा दिखाता है, जिस पर रस्सियां बंधी होती है। इससे बारूदी सुरंग ढूंढना आसान हो सकता था, लेकिन सर्जेंट उसकी इस खोज से प्रभावित नहीं होता और उसे सोने भेज देता है। अगले दिन सर्जेंट सैन्य बेस के अस्पताल जाता है, यह देखने की जो सैनिक धमाके में घायल हुआ था उसकी तबीयत कैसी है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि वह मर चुका है। वहां से लौटते समय सर्जेंट एक खाने का डब्बा गाड़ी में रख लेता है, लेकिन ऐसा करते उसे कप्तान येंसेन देख लेता है। समुद्र तट पर लौटकर सर्जेंट अपने कैदियों को खाना देता है। नाश्ते के बाद सर्जेंट सबको लाइन में खड़ा करता है और झूठ बोलता है कि घायल साथी जिंदा है और उसने सबको सलाम भेजा है। लेकिन एक आदमी की कमी से काम धीमा पड़ गया था, इसलिए वह सबको और तेज काम करने का आदेश देता है। काम करते समय सर्जेंट देखता है कि कैदी अब शुमान की तरकीब का इस्तेमाल कर रहे हैं। माइन हटाते हटाते वे आपस में बातें करते हैं कि घर लौटकर क्या करेंगे। रात को सर्जेंट फार्म हाउस के कमरे में सो रहा होता है, लेकिन आधी रात को अचानक चीखों की आवाज़ से उसकी नींद खुल जाती है। वह कैदियों के छावनी की ओर जाता है और देखता है कि सब बाहर घुटनों के बल खड़े हैं। कप्तान येंसेन और एक नशे में धुत सहयोगी सैनिक वहां आए थे, ताकि इन युवा जर्मन कैदियों का मजाक उड़ा सकें। नियमों का पालन करते हुए सर्जेंट उन्हें कहता है कि उसके कैदियों को परेशान न करे। थोड़ी बहस के बाद वे मान जाते हैं। जाते जाते कप्तान बताता है कि सभी सोचते हैं सर्जेंट कैदियों पर बहुत दया करता है, यहाँ तक कि जब वह खाना चुरा कर ले जाता है तो लोग सोचते हैं कि वह अपने कुत्ते के लिए ले गया है। दूसरे दिन शुमान एक माइन हटाते समय देखता है कि उसके नीचे एक और छिपी हुई माइन है। वह बाकी सबको चेतावनी देता है, लेकिन एक जुड़वा भाई उसकी बात नहीं सुन पाता और उस पर चढ़कर उड़ जाता है। दूसरा जुड़वा दौड़कर वहां पहुंचता है, लेकिन भाई का शरीर पूरी तरह मिट चुका होता है। दुख से टूटे इस लड़के को सर्जेंट छावनी में लाता है और उसे दवा दे देता है। वह बाकी कैदियों को बाहर भेज देता है और लड़के को सुलाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का बार बार कहता है कि उसे अपने भाई को ढूंढना है। धीरे धीरे नींद में वह बड़बड़ाता है कि वे अपनी बर्बाद हुई धरती को फिर से बनाएंगे और सर्जेंट को उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए। इसके बाद सर्जेंट किनारे पर बैठकर शुमान से कहता है कि उसने झूठ बोला था कि पहला सैनिक जो माइन पर उड़ा था वह मर गया था। शुमान जवाब देता है कि उसे पहले से पता था, लेकिन सच छुपाना ही सही था। वे दोनों कहते हैं कि अगर सब ध्यान से काम करेंगे तो बीच साफ होगा और वे जल्दी घर लौट पाएंगे। वे धर्म और जीवन में उसके महत्व के बारे में बातें करते हैं। शुमान सर्जेंट को अपना क्रॉस पहनने का सुझाव देता है। शुमान बताता है कि यह क्रॉस उसके लिए भगवान का प्रतीक नहीं, बल्कि उसके पिता की याद है। उस रात पहली बार सर्जेंट ने कैदियों के छावनी का दरवाज़ा बाहर से बंद नहीं किया। सुबह वह फिर से बेस पर गया और रसोई से और खाना ले आया। फिर सबने मिलकर बीच पर एक फुटबॉल मैच खेला। खेल के दौरान दो नए कैदी आते हैं जो मरे हुए सैनिकों की जगह भेजे गए थे। फुटबॉल के बाद वे दौड़ की प्रतियोगिता करते हैं, लेकिन माहौल तब खराब हो जाता है जब अचानक विस्फोट में सर्जेंट का कुत्ता मारा जाता है। अपने पालतू की मौत से दुखी होकर सर्जेंट गुस्से में पूछता है कि उस इलाके में काम कौन कर रहा था। एक कैदी कहता है कि उसने वहां से ठीक 1200 माइन निकाली थी, जैसा कि जर्मन कागजों में लिखा था। यह सुनकर सर्जेंट गुस्से में उसे अपमानित करता है। वह उस कैदी को मजबूर करता है कि वह कुत्ते की तरह मुंह में गेंद उठाकर खेले और भौंककर आदेश माने। सर्जेंट का धैर्य टूट चुका था। वह कैदियों पर चिल्लाता है कि उन्होंने उसकी दयालुता का फायदा उठाया और काम को गंभीरता से नहीं लिया। अब उसे भरोसा नहीं रहा कि बीच पूरी तरह साफ है। यकीन करने के लिए वह पूरे कैदी दल को मजबूर करता है कि वे लाइन बनाकर उस पूरे इलाके से गुजरें जहां माइन हटाई गई थी। वह कहता है
अगर कोई माइन बची होगी तो अब ज़रूर फटेगी। कैदियों को और डराने के लिए वह उनके साथ 2 हथियारबंद गार्ड भी भेज देता है, जबकि खुद दूर पहाड़ी पर खड़ा होकर सब देखता है। काम खत्म होने के बाद सभी को सुरक्षित घर भेजा जाएगा, यही सबकी उम्मीद थी। लेकिन कैदियों के बीच झगड़ा हो गया। हेमलुट भागना चाहता था, पर बाकी उसे रोक लेते हैं। रात में उसे भागने से रोकने के लिए उसे बिस्तर से बांध दिया जाता है। सुबह एक डरी हुई किसान औरत आकर सर्जेंट को बताती है कि उसकी छोटी बेटी खेलते हुए उस समुद्र तट पर चली गई है, जहां अभी तक मायने साफ नहीं की गई हैं। यह सुनकर सारे कैदी दौड़ पड़ते हैं, सिवाय उस अकेले बचे जुड़वां भाई के, जो बिस्तर पर गहरी उदासी में पड़ा रहता है। सर्जेंट उससे पूछता है कि बाकी लोग कहाँ गए, लेकिन वह चुप रहता है। सर्जेंट तट पर पहुंचता है और देखता है कि उसके लोग छोटी लड़की को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। शुमान सुरक्षित रास्ता बना रहा था, तभी अचानक वही जुड़वां भाई भी वहां आ जाता है। वह शांत होकर लड़की तक पहुंचता है और उसे व्यस्त करने की कोशिश करता है, ताकि बाकी लोग माइन हटाने का काम पूरा कर सकें। फिर वह बच्ची को शुमान के हवाले करता है। इसके बाद कुछ पल खड़ा होकर सोचता है, लेकिन शुमान की पुकार सुनने के बजाय वह सिर हिलाकर खुद ही माइनफील्ड पर चला जाता है और वहीं जोरदार धमाके में अपनी जान दे देता है। शाम को शुमान बैरक के पास बैठकर चुपचाप रोता है। सर्जेंट उसे ढूंढकर सांत्वना देता है और वादा करता है कि सब जल्दी खत्म हो जाएगा। सर्जेंट खुद भी छत पर बैठकर सूर्यास्त देखता है और अपने विचारों में खो जाता है। कैदी फिर से पेट के बल लेटकर रेत में लोहे की छड़ें घुसा घुसाकर माइन ढूंढते हैं और जो सुरक्षित होती है उन्हें ट्रक में भरते हैं। फिर किसी लापरवाही से फेंकी गई माइन धमाके से आ जाती है और पास रखे सारे सामान उड़ जाते हैं। बचे हुए लोग दौड़कर वहां पहुंचते हैं। जगह पर एक बड़ा गड्ढा बन गया है, जैसे बमबारी के बाद होता है। कुछ ही समय में जिन कैदियों की जान बची उन्हें ट्रक में चढ़ा दिया जाता है। 14 में से अब सिर्फ 4 बचे थे। सर्जेंट ट्रक का बोर्ड बंद कराकर चलने का आदेश देता है और जर्मन जवान वहां से चले जाते हैं। सर्जेंट सुरक्षित माना गया किनारा काले झंडे हटाकर समेटता रहता है। बाद में बेस पर कप्तान येंसेन सर्जेंट से कहता है कि इतने अनुभवी कैदियों को घर भेजना सही नहीं होगा, इसलिए उन्हें फिर से बारूदी काम पर लगाया जाएगा। सर्जेंट गहरी सांस लेता है और लोगों को घर भेजने की अनुमति मांगता है, लेकिन कप्तान कहता है कि अगर उसने फिर इनके बारे में सुना तो खुद आएगा और हर एक को मार देगा। लगभग टूटकर सर्जेंट गाड़ी में बैठकर चला जाता है। उधर उसके पुराने कैदियों को नया काम बताया जाता है। अब उन्हें रेत की जमीन से बारूदी सुरंगें हटानी है, लेकिन इस बार उनके पास माइनफील्ड का नक्शा भी नहीं था। थोड़ी ही देर बाद उन्हें ट्रक में बिठाकर अज्ञात जगह ले जाया जाता है। वहाँ सर्जेंट उन्हें एक खेत दिखाता है और बताता है कि बस आधा किलोमीटर दूर जर्मनी की सीमा है। अगर वे उसे पार कर लें तो सीधे घर पहुंच जाएंगे। खुशी से यकीन न कर पाते चारों लड़के जंगल की ओर भाग जाते हैं। सर्जेंट वहीं खड़ा रहकर उनकी ओर देखता रहता है। फिल्म के अंत में बताया जाता है कि युद्ध के बाद 2000 जर्मन कैदियों ने डेनमार्क के पश्चिमी तट से 15 लाख से ज़्यादा लैंडमाइंस हटाई। इनमें से करीब आधे लोग मारे गए या गंभीर रूप से घायल हुए।